हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज हम लोग वर्दी सीरीज करेंगे। वर्दी सीरीज में हम सबको पता है कि हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। आज वर्दी सीरीज का 17वां क्लास है। इसके पहले 16 क्लास हो चुका है। एक और बात, हम लोग का थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गया है, कंटिन्यू नहीं आ पा रहा है क्लास, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है अपने बिहार में, दिवाली और छठ का पर्व, और बैक टू बैक लगातार पर्व है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और उसी मार्ग से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। यदि कुल 6 घंटे का समय लिया गया है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बात बताइए, दो चाल दिया है, एक जाने वाला और वापस आने वाला, और समय भी दिया है कि दोनों समय को जोड़ने पर जाने में कुछ समय लगा और आने में कुछ समय लगा, दोनों समय को जोड़ दिया गया तो 6 घंटे का समय लगा है। ये एक बात बताइए, यहाँ पर दूरी नहीं दिया है ना जी, दूरी पूछ रहा है। तो हम एक बात बताते हैं, दूरी मान लें कि x किलोमीटर की दूरी है। हमने मान लिया कि दूरी जो है x किलोमीटर है और उसी x किलोमीटर की दूरी को 180 किलोमीटर की चाल से जा रहा है और फिर उसी x किलोमीटर की दूरी को 240 के स्पीड से वापस आ रहा है। तो 180 के स्पीड से जब जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? x बटा 180 घंटा। यही प्रक्रिया होगा वहां भी, वापस आते समय वापस कितना आ रहा है उतना ही दूर आएगा, 240 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। यहाँ भी किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, अच्छा यहाँ सीधा लिखते हैं, बचेगा क्या? घंटा। यानी देखा जाए और इन दोनों को जोड़ने पर ये क्या बच गया? समय बच गया। क्या बच गया? ये जाने वाला, ये वापस आने वाला, समय बचा। किलोमीटर किलोमीटर कट गया ना जी। जब किलोमीटर किलोमीटर कट गया तो क्या बचा? x बटे 180 घंटा, और दूसरा क्या बचा? x बटे 240 घंटा। ये दोनों समय है। घंटा, एक बात बताइए, घंटा कब यूनिट प्रयोग होता है? घंटा यूनिट का प्रयोग कब होता है? घंटा का इस्तेमाल कब किया जाता है? समय के लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं लीटर, लीटर कब प्रयोग किया जाता है? द्रव के लिए, है ना जी। बोलते हैं किलो, किलो कब प्रयोग करते हैं? ठोस पदार्थ के लिए, जिसको जोखा जा सके, है ना जी। बोलते हैं मीटर, मीटर कब प्रयोग करते हैं? किसी चीज को नापने के लिए, जैसे कपड़ा वगैरह में। यहाँ एच दिया है, घंटा दिया है। घंटा किसका प्रयोग करते हैं? किसको नापने के लिए घंटा का प्रयोग करते हैं? तो समय को नापने के लिए घंटा का प्रयोग करते हैं। इससे ये पता चला कि जो x बटा 180 है ये घंटा आया है, यानी कि समय है। क्या है? समय। और दूसरा क्या है? x बटा 240 घंटा, यानी कि ये भी समय है। अब जाने वाला समय हो गया, ये वाला आने वाला समय हो गया। अब बोला है कि जाने और आने दोनों का समय मिलाने पर कुल 6 घंटे का समय लगा है, यानी कि इन दोनों समयों को जोड़ने पर 6 घंटे का समय लग गया। अब एक बात बताइए, ये प्लस में है दोनों और h दोनों में है, कॉमन कर लें। तो जब दोनों में h कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? x बटा 180 और प्लस x बटा 240, और बराबर में कितना है? 6h, h से h कट गया। ये हमारा अंतिम परिणाम आया। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे, अपना आंसर हो जाएगा। आइए, x बटे 180 x बटे 240 बराबर 6। इन दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा जी? 720। कितना आ जाएगा? 720। ये कितना हो जाएगा? 4 बार में कटेगा 4x, ये 3 बार में कट जाएगा 3x और इक्वल टू 6। तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, ये कितना होगा? 7x बराबर कितना हो जाएगा जी? 6 गुने 720। एक बात बताइए, इस 7 से काट दिया जाए इसको, 7 एकम 7 और कितना बचेगा? 0, और 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 लगभग में लेकर जाते हैं हम। 103 से जब गुना करेंगे 7 में तो 721 आएगा, लेकिन यहाँ कितना है? 720 है। मान लेते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे आएगा दशमलव में, लेकिन 103 ले लेते हैं, ठीक है। अब जब गुना करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 618 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 618। अब ऑप्शन चेक कर लेंगे हम, जहां पर 618 के नजदीक में होगा वही हमारा आंसर होगा। ये अपना आंसर होगा, ठीक है ना। लगभग में जाएगा, लगभग में। चेक कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए नहीं दिया हुआ, बी सी।
सी चेक कीजिए, सी दिया है अपना सी 617.14, कितना दिया है जी 617.14, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है अपना सही आंसर होगा। हमने इसको क्या किया ना कि यहाँ नजदीक में लेकर चले गए, ठीक है। यहाँ अपना आता 102 दशमलव समथिंग आता, लेकिन उसको हमने क्या किया बढ़ा लिया ताकि अपना आंसर आ जाए लगभग में। ये क्या है यहाँ लगभग लेते हैं, लगभग, नहीं तो कितने लोग सोचेंगे कि सब गलती कर दी है ना जी, लगभग में। ये आपका गलत नहीं है, सही आंसर है, ठीक है, नोट कीजिए। अच्छा जी, हम डायरेक्ट यहाँ आ सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ आ सकते थे। ये जो 3 लाइन किया हमने समझाने के लिए, कंसेप्ट को आपको कंसेप्ट दिखाने के लिए कि हाँ जी ये घंटा किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, यहाँ भी किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, घंटा भी कॉमन हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर ये सिर्फ दिखाने के लिए कंसेप्ट से सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ये डीपली गए, नहीं तो डायरेक्टली हम यहाँ से आते 3 लाइन में अपना आंसर आ जाता। नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। यदि घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो निर्मित घनों की संख्या क्या होगी। अच्छा जी, आयतन से क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घनाभ दिया हुआ है और घनाभ को पिघलाकर उसी आयतन को 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में बदला जा रहा है, तो पूछ रहा है कि कितना घन बनेगा, है ना जी। आइए, अच्छा घनाभ का आयतन कितना होता है, जब भी ये संख्या पूछे क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा जी, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना दिया है 24, चौड़ाई कितना दिया है 18 और ऊंचाई कितना दिया है 12। अच्छा जी, इसी को विभाजित करना है, इसी को विभाजित करना है कितने में 6 में, तो 6 सेंटीमीटर। अब देखिए जी क्या होता है, एक घनाभ क्या होता है, एक घन क्या होता है, दिखाते हैं। घनाभ जो होता है उसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये होगा ना जी, ये अलग हो गया, ये घनाभ हो गया, यानी कि इसका जो डायमीटर होगा, इसका जो माप होगा भुजाओं का वो अलग अलग होगा। और वही जो वर्ग होता है, घन होता है, जो घन होता है, घन की सही भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं, घन की सही भुजा आपस में बराबर हो जाती हैं, यानी कि लंबाई भी 6, चौड़ाई भी 6 और ऊंचाई भी 6। तो जब इसका आयतन निकालेंगे तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से गुना करना पड़ेगा, यानी कि भुजा क्यू हो जाता है, क्या हो जाता है भुजा क्यू। यहाँ क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर और गुने 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर कट जाएगा। अब एक बात बताइए, इस 6 से कटेगा ये 24 4 बार में, इस 6 से 3 बार में और इस 6 से 2 बार में कट जाएगा। अब यही तो संख्या बचा, 4 3 12 12 दूनी का 24, यानी कि 24, ये हो गया अपना आंसर। अच्छा यहाँ सेंटीमीटर क्यों नहीं आया, क्योंकि सेंटीमीटर कट गया है, ये संख्या पूछा है, यानी कि अब हमारा आंसर 24 आ गया, यानी कि 24 वो छोटा छोटा घन बनेगा। इस घनाभ को जब हम छोटे छोटे पीस में काटेंगे 6-6 सेंटीमीटर में, तो इतना बनेगा। जैसे ये 12 है, ये 18 है और ये 24 है, तो जब काटेंगे 6 में तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, है ना जी। ये 6 3 18 इतना में कटेगा 6 में, और ये 4 बार में कटेगा, 1 2 3 1 2 3 4 होगा ना जी, ऐसे कटेगा। इसको गणने पर 24 आएगा, कितना आएगा 24 आएगा। नोट कीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार गलत वजन का प्रयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितने वजन का प्रयोग करता है। आइए गलत तरीके से बेचा, एक बात बताइए, बोल रहा है दुकानदार की जितना में हम खरीदे हैं उतना में ही बेच रहे हैं, तो जब जितना में खरीदेगा
और उतना में ही बेचेगा तो उसको कुछ ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि उसको लाभ भी हो रहा है। जैसे समझिए, हम इस पेन को 10 रुपए में खरीद लिए और इसको 10 रुपए में बेच दिया, हमको कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। लेकिन इस पेन का ढक्कन अपने पास रख लेते हैं और ये बेच देते हैं, तो हमको इस ढक्कन का फायदा होगा ना जी। उसी प्रकार से 1000 ग्राम का 1 किलो होता है, तो बोल रहा है कि हम जितने में खरीदे हैं उतना में ही बेच रहे हैं, तो जरूर उसको अगर फायदा चाहिए तो उस वस्तु में से कुछ ना कुछ रख लेगा। और वही काम किया है, 25% का फायदा कमा लिया और बोल रहा है कि हमने क्रय मूल्य पर ही बेचा है, जितना में खरीदा था उतना में ही बेचा है। यानी कि जितना में खरीदा था, यानी कि वो खरीदा कितना था? 1000 ग्राम। कितना खरीदा था? 1000 ग्राम, और इतना ही बेच रहा है, इतना ही बेच रहा है। ये सीपी था और इतना ही एसपी है, एसपी भी कितना ही है? इतना ही है, 1000 ग्राम। लेकिन जब बेच रहा है तो उसको 25% का लाभ हो गया। यानी कि जो 1000 ग्राम है ना, 125% के बराबर है। कितने के बराबर है? 125% का। तभी तो 25% का फायदा हुआ है इसमें। अब क्या बोला है कि मतलब कि फिर वो कितना ग्राम देता होगा? तो अगर वो 100% देता होगा, है ना जी, तो कितना ग्राम हुआ? इसको थोड़ा सा दूर लिख लें। हाँ जी, ये यहाँ गुना हो जाएगा और यहाँ भाग हो जाएगा 125। 25 से 5 बार में और 25 से 4 बार में, ये 5 से 2 बार में 200, 200 और 4 से गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 800 ग्राम। इसका मतलब हुआ कि दुकानदार जो था 800 ग्राम बेच रहा है, खरीदा था 1000 ग्राम और उतना ही पैसा में। जैसे अगर मान लीजिए कि 10 रुपया का खरीदा है तो 10 रुपया में ही बेच रहा है, लेकिन खरीदा था 1 किलोग्राम और वस्तु आपको 800 ग्राम दे रहा है, ठीक है, उसको 25% का फायदा हो गया। हाँ जी, ये होगा आपका आंसर। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, इसको उतारिए। अगला प्रश्न है, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर वाले किसी घनाभीय कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी? एक बात बताइए, एक घनाभ है जी, एक घनाभ है और पूछ रहा है कि इस घनाभ में सबसे लंबा छड़ कौन सा होगा? यानी कि यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक जाना है, यहां से यहां तक। क्लियर है? यानी कि अच्छा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले और डायग्राम अच्छा हो जाएगा। अब क्या है? हाँ जी, ये एक घनाभ है और इसमें इस कोने से उस कोने तक ये सबसे लंबा छड़ होगा, है ना जी, सबसे लंबा होगा। तो इसको निकालना है, यानी कि घनाभ का विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है जी? घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण निकालना है। तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है जी? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। क्लियर है? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा अपना विकर्ण। देखिए लंबाई कितना दिया है जी? 100 दिया है, 100 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना दिया है? 6 दिया है, 6 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितना दिया है? 8, 8 का स्क्वायर। ये जाएगा अंडर रूट में। 10 दहिया 100 प्लस 6 गए 36, 8 अठाई 64, ये जाएगा रूट में। टूटेगा कितना हो जाएगा? 200। जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 200। अब इस 200 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 200 को ऐसे लिख सकते हैं, 100 गुने 2, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिख देंगे तो इसका रूट तोड़ेंगे तो इस 100 का बदला में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 100 के बदला में 10, यहां लिख सकते हैं 10, और ये 2 तो रूट में ही आ जाएगा क्योंकि उसको तो टूट नहीं पाएगा वो, तो क्या हो जाएगा? 10 रूट 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर
ए 10√2, 10√2। नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, एक पिज्जा के लिए चीज और सॉस का अनुपात 1 कप और 1/2 कप है, यानी कि हाफ कप, आधा कप। यदि रमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया, तो उसने उस पिज्जा पर कितने कप चीज का प्रयोग किया? आइए, अच्छा रेशियो में दिया है, क्या दिया है जी? रेशियो में क्या क्या दिया है जी? चीज और सॉस। तो चीज और सॉस को CH और S कर लेते हैं। अच्छा जी, बोला है कि जब चीज 1 दे रहा है ना, 1 कप, तो सॉस जो है 1/2 कप, यानी कि आधा कप दे रहा है। कितना दे रहा है? आधा कप। बोला है कि उसने 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया है। कितना किया है? 15 कप। अच्छा, सॉस कितना है जी? 1/2। 1/2 मतलब आधा, यानी कि इस आधा पर, इस 1/2 पर उसने 15 कप सॉस का प्रयोग किया। तो उसी अनुपात में ना जी इसका प्रयोग करेगा चीज का। तो पूछा कि चीज कितना लगेगा, कितना चीज का प्रयोग किया है। तो चीज का तो अनुपात 1 है, 1 पर निकाल लेंगे, गुने 1 और बटा में जाएगा 1/2। 2 नीचे से कट के कहां चला जाएगा? ऊपर। 1 से 1 कटे ना कटे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 15 दूनी का 30, यानी कि 30 कप। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसे भी दिख रहा है कि जब अनुपात में आधा है तो 15 लगा है, तो पूरा होगा तो 30 लगेगा। इसको बिना बनाए भी बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट आपका ये है, ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी आंसर हो जाएगा। 30 कप सॉस का प्रयोग करेगा, चीज का, सॉरी 30 कप चीज का प्रयोग करेगा। नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, ए एक कार्य का 80% 20 दिनों में पूरा करता है, फिर बी ए के साथ शामिल हो जाता है और वे शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। बी को अकेले पूरे कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? आइए, टाइम विंडो का क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात बताइए, बोला है कि ए जो है, ए के बारे में दिया है, क्या दिया है जी? 80% काम को, कितना? 80% काम को 20 दिन में पूरा किया है। कितने दिन में? 20 दिन में। तो एक बात बताइए, पूरा काम कितने दिन का है? हम आपसे ये पूछें, ठीक है 80% काम 20 दिन में पूरा हो जाएगा, तो पूरा काम कितने दिन का है? यानी कि अगर वो पूरा काम करता, पूरा का पूरा 100% काम करता, तो उसको कितना दिन का समय लगता? तो 100% पर निकालते हैं, ये 100% 4 से, ये हो जाएगा 5 से, ये हो जाएगा 5 से, यानी कि 25 दिन में। कितना दिन में? तिरछा तिरछी 25 दिन में, 25 दिन का समय लगता। अब एक बात बताइए, ए के बारे में पता चल गया कि ए यदि अकेला काम करेगा तो 25 दिन में काम पूरा हो जाएगा, लेकिन उसने 25 दिन काम किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन काम किया। तो 25 दिन का काम है और 20 दिन काम कर लिया, तो बाकी कितना रह गया? ए का जो है 5 दिन का काम बाकी रह गया। 25 दिन का काम है, ए ने 20 दिन काम कर लिया, अब और कितना दिन काम करेगा कि काम खत्म हो जाएगा? आप ही सोचिए, 25 दिन में कोई काम कर सकते हैं आप, 20 दिन तक काम किए आपने, ठीक है ना जी। अब और कितना दिन काम करेंगे कि काम खत्म हो जाएगा? तो और 5 दिन बाकी रह गया, यानी कि ए अकेले अगर काम करेगा तो 5 दिन का समय लगेगा। अब क्या बोला कि अब ए के साथ बी भी शामिल हो गया। अभी 5 दिन बाकी था ए का काम करने का, तब तक बी शामिल हो गया। अब इस 5 दिन के काम को 3 दिन में क्लियर हो गया। काम कितने दिन में हो गया? 3 दिन में। ये टाइम हुआ तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 3:5। अब यहां सोचिए, ए की क्षमता कितनी है? 3, और ए और बी दोनों को मिलाकर 5। अच्छा जी, ए का पूरा काम कितने दिन का था? 25 दिन का था। यही अक्सर गलती होता है, लड़के यही गलती करते हैं, है ना जी। और एग्जामिनर यही चाहता है कि आप गलती करें।
आप तुरंत क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, आपका इफिशियंसी के साथ टाइम का गुना करेंगे, W निकाल देंगे, ये हो जाएगा गलत। अब ये सोचिए कि A की क्षमता तो 3 है, तो A अपने 3 की क्षमता से लगातार 25 दिन अगर काम करता तब जाकर काम समाप्त होता, क्योंकि 25 दिन आया है 100% पर, 100% पर 25 दिन का काम है, यानी कि 25 तिहाई 75, यानी कि W कितना हो गया, 75 हो गया, 25 तिहाई 75, 75 को वर्क है। अच्छा जी, अब बोला है कि इस पूरे काम को यदि A ना करे सिर्फ B करे तो कितना दिन का टाइम लगेगा। एक बात बताइए, इसमें भी तो A है, यानी कि यहां भी तो A की क्षमता 3 है, तो बचा क्या, B का 2 बच गया, इस 5 में से 3 निकल गया, कितना बचा, 2 बच गया। अब इस 2 के क्षमता से पूरे काम को, पूरा काम कितना है, 75 है, इस पूरे काम को 2 की क्षमता से करेगा तो 75/2 हो जाएगा, यानी कि 37.1/2 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिए, इसको समझ में आया। हाँ जी, उतारिए इसको। अगला प्रश्न है 16 गुने 9 भागा 4 का 2 बटा 3 गुने कोष्ट में 9 माइनस 6 कोष्ट बंद माइनस 2 गुने 3 भागा 4 का 1 बटा 2 का मान खाली स्थान है। अच्छा, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई नियम कानून काम नहीं करता इस पर। 16 गुने 9 भागा 4 और का 2 याद होगा, यहाँ बोर्ड मास लगेगा, क्या लगेगा, बोर्ड मास का प्रयोग होगा। आइए 3 गुने कोष्ट में 9 माइनस 6 माइनस 2 गुने 3 भागा 4 का, सॉरी दिया है 4 का 1/2। बोर्ड मास का नियम याद होगा आपको, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, क्या करते हैं, ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें हाँ दिख रहा है, यहाँ इसको खत्म करेंगे तो 9 में से 3 जगह कितने, 9 में से 6 जगह कितना बचेगा, 3। अच्छा जी, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा आपका 3, और गुने में क्या है, 3 है, माइनस में 2 गुने 3 भागा में 4 और का 1/2, और ऊपर जो है सेम टू सेम वैसे ही 16 गुने 9 भागा 4 का 2 है ना जी, 4 का 2। अब एक बात है, जब ब्रैकेट खत्म हो जाता है तब करते हैं किसका, का। अगर हिंदी में का या फिर अंग्रेजी में, इंग्लिश में ऑफ लिखा होता है उसका प्रयोग करते हैं, और लेकिन उसको करते हैं मल्टीपल ही, गुना ही करना होता है ना जी। 4 और का 8 यानी 4 दूनी का 8, यहाँ देखिए 4 का 1/2 यानी 4 का आधा से गुना करना है, यानी कि 2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। अच्छा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, ये है बट्टा में, इन दोनों का काम हमने कर दिया है ना जी। अब लिखते हैं इसको, यहाँ भागा में है 9 और गुना में 16, क्लियर है, और इधर कितना है जी, ये तो खत्म हो गया, यहाँ फिर भागा में है 3 गुने 2 माइनस 3 गुने 3, क्लियर। अब इसको, अब इसके बाद क्या होता है, भागा का क्रिया करते हैं, ब्रैकेट के बाद का के बाद भागा, भागा के बाद गुना, उसके बाद जोड़ घटा। अब यहाँ कितना हो जाएगा जी 16 गुने 9 और भागा है तो गुना में 1/8 कर लें, हाँ जी, और ये बटा में चल जाएगा कितना, 3 गुने 3 माइनस 2 गुने 3 गुने 1/2 कर दें, हाँ जी, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, और 8 दूनी का 16 और 9 दूनी का ये हो जाएगा ऊपर में 18, और ये कितना हो जाएगा 3 3 का 9 और ये क्या है माइनस, और ये कितना बचेगा 3 में 1 से गुना 3, यानी कि 18/6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, यानी 3 अपना आंसर हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, नोट कीजिए इसको। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, हाँ ये हो सकता था कि अगर आपका माइंड इतना डेवलप है कि एक बार में कैलकुलेट कर सकते थे, हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए यहाँ भागा है ना जी, और यहाँ का है, ऐसे ही दिख रहा है कि 8 होगा, और 8 होगा, ये पलटेगा तो कितना हो जाएगा, गुना में जाएगा यानी कट जाएगा, यानी कि एक लाइन में दिख रहा है कि ऊपर का जो है 18 आएगा, हमको भी दिख रहा है कि ये का है, गुना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
भागा में है, पलट जाएगा यानी गुना में जाएगा, तो 16 गुने 9 गुने 1/8 होगा, या फिर इन दोनों के बीच नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, 9 दूनी 18। अब यहाँ देखिए नीचे, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, भागा में जाएगा और ये 2 कट जाएगा, यानी गुना में कितना आ जाएगा, 3। माइनस में है, माइनस में 3 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 9, 9 में से 3 जाएगा 6। एक ही साथ दिख रहा है कि इन सबका कितना वैल्यू है, इन सबका वैल्यू कितना है जी 18, और इन सबका वैल्यू कितना आया 6। यही कट के अपना आंसर आ जाता है। लेकिन पूरा आपको दिखाने के लिए ऐसे एक एक स्टेप को ले गए हम, ठीक है, तब जाकर आपका आंसर आया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, उतारिए इसको, छापिए। अगला प्रश्न है, संख्या 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त होता है। ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात करें। बोल रहा है कि एक ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात करना है जिस संख्या से 73 में भाग दिया जाए, या 115 में भाग दिया जाए, या फिर 185 में भाग दिया जाए, हर बार बराबर शेष बचे। ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो पहली बात तो ये महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। क्या पूछा है, HCF पूछ रहा है। अच्छा, बोल रहा है कि अंतर भी जो है ना, हर बार समान आना चाहिए, अंतर आना चाहिए और हर बार समान आना चाहिए। जब ऐसा कंडीशन होता है तो आइए एक काम करते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं, पहले तो इसको लिखते हैं। देखिए 73 है, अगला संख्या 115 है, और अगली संख्या 185 है। ये 3 संख्या है ना जी। करेंगे क्या कि जो सबसे छोटा वाला है, देखिए तो सबसे छोटा कौन है, 73 है। 115 से भी छोटा है और 185 से भी छोटा है। ऐसा करेंगे कि दोनों में से इसको घटाएंगे। पहला काम देखिए, 115 है, इसमें से 73 कम करेंगे, कितना आ जाएगा जी, जब 73 कम करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42। अगला बार देखिए, अब जब इसमें से हो गया तो 185 बचा। अब 185 में से भी 73 को कम कर देंगे। जब 73 कम करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए, फिर यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 11 हो जाएगा, है जी। ये 7 हो जाएगा, 8 में से 112 हो गया। अब देखिए, अब एक बात बताइए, 185 से 115 क्या है, कम है, इसको भी कम कर लेंगे यानी घटा देंगे। 185 माइनस 115, ये घटेगा, कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 70। अब देखिए एक बात समझने की है, महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, संख्या दिया है कितना 73, 115 और 185। इन तीनों का जो अंतर है ना, ये वाला और ये वाला, ये हमारा आ गया 42, 112 और 70। यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं 42, 70 और 112। अब इन्हीं तीनों का HCF निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे बोला क्या है कि संभव सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो ही होगी ना जी। तो इसका क्या करेंगे, 42, 112 और 70 का HCF निकालना है। तो यहां लिखते हैं 42, 70 और 112। HCF निकालना है, यानी कि जैसे भी निकाल सकते हैं, महत्तम समापवर्तक। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए 2 से तो सब कट जाएगा, ये भी। आगे चलते हैं, ये 7 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो 7 और 2 दोनों से कटा है। तो ऐसा करते हैं ना, 14 से लेते हैं, 14 से, 14 तिया 42, 14 5 से 70, और ये हो जाएगा 14 5 70, 14 8 112। 14 से काट लेंगे, कट जाएगा। अब देखिए तो 3, 5 और 8 का, इन तीनों का महत्तम समापवर्तक नहीं कटने वाला, ये अपना आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा जी 14 आंसर। आप इसको जिस प्रकार से बनाना चाहें, जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं, यही आपका आंसर होगा 14। गुणनखंड विधि से भी जा सकते हैं, भाग विधि से भी जा सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नोट कीजिए इसको, उतारिए। अगला प्रश्न है,
एक साइकिल चालक 2 घंटे और 30 मिनट में 20 मील और 1 घंटे 15 मिनट में 10 मील की यात्रा करता है। मील प्रति घंटे की औसत चाल की गणना करें। औसत चाल से प्रश्न है। अच्छा जी, हमने बताया आपको औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। ये तो बहुत बार पूछ चुका है, लेकिन इस बार पूछने का अंदाज थोड़ा सा अलग है। इस बार थोड़ा सा अलग प्रकार से पूछा है ना जी। अच्छा देखिए, तो अगर दूरी की बात की जाए तो पहली दूरी कितना है जी? 30 मील, 30 मील। अच्छा जी, और दूसरा कितना है? 10 मील, सॉरी 20 मील है। कितना है? 20 मील, 20 मील और दूसरा 10 मील। तो अगर हम पूछें कि कुल दूरी कितना हो गया, ये कुल दूरी कितना हो जाएगा जी? कुल दूरी 30 मील हो जाएगा। कुल दूरी कितना हो जाएगा? 30 मील। अब एक बात बताइए, अब कुल दूरी तो निकल गया, अब हमको क्या चाहिए? कुल समय चाहिए। अब एक बात बताइए कि 2 घंटे 30 मिनट में कितना? 2 घंटे 30 मिनट में। तो एक बात बताइए, 2 घंटा 30 मिनट कहने का मतलब हुआ कि 2.5 घंटा। 2 घंटा 30 मिनट कहने का मतलब हुआ कि 2.5 घंटा, यानी कि टाइम जो है, समय जो है, समय पहला वाला जो समय है, पहले वाला जो समय है 2.5 घंटा है। कितना? 2.5 घंटा। तो 2.5 लिख सकते हैं, 2.5 घंटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, दूसरा जो है 1 घंटा 15 मिनट दिया है। कितना दिया है? 1 घंटा 15 मिनट। तो जब 1 घंटा 15 मिनट कहने का मतलब हुआ कि 1 आपका कितना रहेगा? 2.5। कितना? 2.5 घंटा, 1.25 घंटा। कैसे हुआ? 60 मिनट का 1, तो 30 मिनट का आधा, तो 15 मिनट का कितना हो जाएगा? आधा में आधा, यानी कि 0.25, है ना जी। अब कुल समय, तो कुल समय जोड़ना पड़ेगा जी। कितना आएगा? 3.75 घंटा। तो आपको औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ये तो बहुत बार बताया ना हमने। ये तो जब से हम लोग एसएससी जीडी वाला सीरीज कर रहे हैं, हम लोग वर्दी सीरीज, तब से लगभग हर सेट में ये पूछ रहा है, हर बार। ये तो बहुत आसान हो गया। 30 मील दिया हुआ है। कितना? 30 मील। और टाइम कितना लग रहा है जी? 3.75 घंटा। ये है मील। अच्छा, मील प्रति घंटा। ये कट जाएगा 8 बार में। कितना बार में? 8 बार में। 8 तरीके 24 और 75 में 8 से हाजी छोड़। कितना बार में? 8 बार में, यानी कि आपका आंसर होगा 8 मील प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी दिया तो है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, एक साइकिल सवार और एक जागर एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करते हैं। यदि जागर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दुगने समय में तय करता है, तो जागर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात क्या है? बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो वैसे तो ये रेशियो का ही क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात से, और अनुपात समानुपात का चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर दिया है ना जी। और साथ ही साथ एज भी खत्म होने वाला है, एक क्लास बचा हुआ है। आइए देखिए, दिया क्या है? जागर, जागर, और दूसरा क्या है? साइकिल सवार, साइकिल सवार, है ना जी। इन दोनों का, अच्छा एक बात बताइए, चाल का अनुपात पूछा है। किसका अनुपात? चाल का अनुपात। एक बात बताइए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है ना जी। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यही कंसेप्ट अपना यहां लगेगा। आइए देखिए, बोल रहा है कि जागर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 दूरी, यानी कि साइकिल सवार जितना भी दूरी तय करता है उसका 1/3 भाग
जागर तय करता है। अगर हम मान लेते हैं कि साइकिल सवार जो है वो 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना? 3 किलोमीटर की। 3 किलोमीटर क्यों लिया हमने? क्योंकि 1/3 बोला है। तो जब 3 किलोमीटर साइकिल सवार चलेगा, 3 किलोमीटर की दूरी साइकिल सवार चलेगा, तो जागर कितना दूर जाएगा भाई? तो 3 का 1/3, 1/3, यानी कि 1 किलोमीटर। कितना? 1 किलोमीटर। अब देखिए, ये हो गया दूरी। क्या हो गया? दूरी। दूरी तो निकल गया। पूछ क्या रहा है? चाल का अनुपात। हमको चाल निकालना है। तो अब हमको क्या चाहिए? समय। अब क्या बोला है कि साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दुगने समय में तय करता है। तो अगर साइकिल सवार इसी दूरी को तय करने में अगर 1 घंटे का समय लेता है, 1 घंटे का, तो उसी दूरी को तय करने में जागर जो है 2 घंटे का समय लेता है, 2 गुना। अब एक बात बताइए, ये अनुपात हुआ? चाल का तो हो गया। तो किलोमीटर प्रति घंटा किसका मात्रक है? चाल का ही मात्रक है। किलोमीटर प्रति घंटा कब लगता है? चाल में लगता है। यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल तो आ गया। चाल इसका आधा आया और इसका 3 आया, लेकिन ऐसे थोड़ा लिखेंगे, इसको अनुपात में लिखना है, यानी कि हर नहीं होता है अनुपात में, यानी कि बट्टा में नहीं लिया जाता है। इसको क्लियर करना है। तो नीचे वाले का क्या करेंगे? लघुत्तम। अच्छा, एक और काम करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा को अलग कर लेते हैं। तो यहां लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा और यहां भी किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, 2 और 1 दोनों जगह दिया है ना जी, इन दोनों का क्या करेंगे? लघुत्तम, और ऊपर में गुना कर देंगे। यहाँ भी 2 से गुना और यहाँ भी 2 से गुना, ये कट जाएगा, ये तो 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 दूनी का 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1:6, ये आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, इसको उतारिए। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, कंटेंट में दम हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात, कि जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का भी सीरीज शुरू हो चुका है। ठीक है, रेलवे सीरीज चल रहा है, जिसका 2 क्लास उसका भी निकल चुका है, 2 क्लास उसको भी कंटिन्यू करेंगे। और ये वर्दी सीरीज कंटिन्यू रहेगा जब तक कि एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं हो जाता। और उसके बाद जो अपना फाउंडेशन बैच है, जिसमें अनुपात समानुपात खत्म हो गया और एज चल रहा है, एज भी लगभग 1 क्लास बचा है, उसको भी जल्दी ही खत्म कर लेंगे हम लोग। उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।